अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे फ्री फॉल। व्हाट इज़ फ्री फॉल? सो ग्रेविटेशन से रिलेटेड जो भी टॉपिक हैं वो इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। हम पढ़ेंगे अभी फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या है? फ्री फॉल की डेफिनेशन आपको स्क्रीन पे प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है ना। फ्री फॉल क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट का अर्थ की तरफ गिरना, फ्रीली गिरना क्या कहलाएगा? फ्री फॉल कहलाएगा भाई, ठीक है ना। आप छत से कूदते हो फ्रीली, क्या कहलाएगा? फ्री फॉल। आप एरोप्लेन से जंप करते हो फ्रीली, फ्री फॉल है वो, ठीक है ना। सो फ्री फॉल से मेरे को याद आया कि उस टाइम पे, पुराने टाइम पे एक प्रथा ये भी थी कि ये माना जाता था कि जब हम एक लाइट ऑब्जेक्ट, एक हल्का और एक भारी, दो चीज़ों को अगर हम गिराएं तो हल्का जो है वो धीरे धीरे गिरता है, यानी कि कुछ टाइम के बाद गिरता है, और भारी जल्दी गिर जाता है, ठीक है ना। ये मतलब पुराने टाइम पे ये सोच थी लोगों की कि जो दो ऑब्जेक्ट, एक भारी है और एक हल्का है, एक भारी है और एक हल्का, अगर हम उनको गिराएं, एक साथ गिराएं तो भारी जल्दी गिर जाएगा और हल्का धीरे धीरे गिरता है, यही मानते थे, ठीक है ना। लेकिन उस टाइम पे पहले आदमी थे गैलीलियो, जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करके वेरीफाई किया कि अगर आप दो चीज़ों को, एक भारी है और एक हल्की, दो पत्थर जो हैं, एक बड़ा और एक छोटा, उनको अगर एक साथ गिराते हो तो ग्राउंड को सेम टाइम पे हिट करेंगे, ठीक है ना। तो मैं आपको जैसे पिक्चर में दिखा रहा हूँ कि लीनिंग टावर ऑफ पीज़ा, इटली, ये इटली में है, ठीक है ना। और यहाँ से गैलीलियो ने दो पत्थर, दो स्टोन जो हैं एक साथ छोड़े, एक साथ गिराए, और क्या देखा, ये ऑब्जर्व किया कि दोनों ने सेम टाइम पे ग्राउंड को हिट किया, ठीक है ना। आप भी सोच सकते हो ऐसा कैसे हो सकता है सर, जब हम एक हल्की चीज़ को और एक भारी चीज़ को एक साथ छोड़े तो सेम टाइम पे ग्राउंड को कैसे हिट करते हैं? हमने तो ऐसा आज तक नहीं देखा। हमने ये देखा कि जब हम एक फीदर को, एक पंख को और एक हथौड़े को अगर गिराते हैं तो सेम टाइम पे कभी भी ग्राउंड को हिट नहीं करते। हथौड़ी जो है वो जल्दी नीचे गिर जाती है, हथौड़ा जो है भारी होता है, और पंख जो है वो फीदर वो धीरे धीरे गिरती है। तो उसका कारण क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि मास के अकॉर्डिंग एरिया ज़्यादा है। देखिए फीदर, आपको पता है फीदर ऐसी कुछ होती है, पंख, ठीक है ना। पंख का जो मास है वो मास बहुत कम होता है, लेकिन मास के हिसाब से उसका एरिया ज़्यादा है। ये फीदर जो है जिसका एरिया ज़्यादा है और मास इसका बहुत क्या है, बहुत ही कम, ठीक है। और जबकि आप एक हथौड़ी देखते हो, एक हथौड़ी का जो मास है एरिया के हिसाब से है भाई, एरिया जितना है उसी के हिसाब से हथौड़ी जो है उसका मास है। लेकिन पंख जो है, पंख, फीदर बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, ठीक है ना, और उसका मास बहुत कम होता है। तो एयर जो है, अगर हम देखें कि एटमॉस्फेयर में, यहाँ पे अर्थ पे क्या फैला हुआ है, एयर, तो एयर इसके ऊपर फोर्स लगाती है। जब हम फीदर को ऐसे छोड़ेंगे तो एयर इसके ऊपर फोर्स लगाएगी, ठीक है ना, एयर इसके ऊपर फोर्स लगाएगी, ठीक है। इसका एरिया ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, एरिया ज़्यादा बड़ा होने के कारण ज़्यादा फोर्स लगेगा, एयर का ज़्यादा फोर्स लगाएगी ऊपर की तरफ, अपवर्ड फोर्स। और एक हथौड़ी जो है, आपको पता है एक हथौड़ी ऐसी होती है, ठीक है, ऐसे कंसीडर कर सकते हैं हम। एक हथौड़ी जो है उसका एरिया बहुत ही कम होता है, उसके वेट के हिसाब से एरिया है उसका, ज़्यादा एरिया नहीं होता हथौड़ी का, ठीक है। और पंख का एरिया, फीदर का एरिया ज़्यादा होता है, इसलिए फीदर धीरे धीरे गिरती है। और जो हैमर है, हथौड़ी, हैमर जल्दी गिरती है। आप तो यही सोचोगे ना कि दो चीज़ों को, एक हल्की और एक भारी को अगर हम गिराते हैं तो हल्की जो है वो बाद में गिरेगी और जो भारी है, भारी ऑब्जेक्ट, वो जल्दी से गिर जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता भाई। अगर आप किसी ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे हवा है ही नहीं, जहाँ पे एयर नहीं है, तो वहाँ पे दोनों सेम टाइम पे ग्राउंड को हिट करेंगे भाई, सेम टाइम पे। ये अगर 1 सेकंड में नीचे गिरेगा तो पंख भी 1 सेकंड में गिरेगी, क्योंकि वहाँ पे एयर का जो है वो ड्रैग नहीं लगता, ड्रैग फोर्स यानी कि अपवर्ड फोर्स जो लगता है और उसकी स्पीड को कम कर देता है, उसको क्या बोलते हैं हम, ड्रैग फोर्स, ठीक है। तो एयर का ड्रैग फोर्स इसके ऊपर नहीं लगेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि एयर इसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगा रही है वहाँ पे, क्योंकि एयर है ही नहीं। जहाँ पे एयर नहीं है वहाँ पे इसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगा और इसके ऊपर भी नहीं लगेगा, दोनों के ऊपर फोर्स नहीं लगेगा।
नहीं लगेगा तो दोनों सेम टाइम पे ग्राउंड को हिट करेंगी, ठीक है ना। और ये एक्सपेरिमेंट सबसे पहले अपोलो 15 या 16 के जो एस्ट्रोनॉट थे डेविड स्कॉट, उन्होंने मून पर किया ये एक्सपेरिमेंट। मून पर हवा नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, तो वहाँ पे उसने एक फीदर को और एक पंख को एक साथ छोड़ा और क्या देखा, दोनों सेम टाइम पे ग्राउंड को हिट करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, अगर यकीन ना हो तो इस वीडियो में आप देख सकते हो, ठीक। तो दोनों ने सेम टाइम पे ही ग्राउंड को हिट किया जब इसने वहाँ पे छोड़ा तो, ठीक है। अब हम करते हैं कैलकुलेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। देखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए कैलकुलेशन करेंगे स्मॉल जी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, सबसे पहले इस चीज़ को समझिए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे फोर्स लगाते हो, ऐसे जब आप उसके कांटेक्ट में आते हो, एक बॉक्स को फोर्स लगाया आपने और उसमें क्या आ जाती है एक्सेलरेशन, उसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। जितना ज़्यादा फोर्स लगाते चले जाओगे उतनी ज़्यादा स्पीड बढ़ती चली जाएगी। तो हमने क्या कहा कि वहाँ पे क्या है एक्सेलरेशन, क्योंकि हमने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है पिछले चैप्टर में, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है ना। जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतनी ज़्यादा क्या प्रोड्यूस होगी, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को कुछ हाइट से छोड़ते हैं, ठीक है, जैसा कि आपको फोटो में दिखाया दे रहा है कि एक बॉल जो है उसको अगर हम कुछ हाइट से छोड़ते हैं तो पहले 1 सेकंड में उसकी स्पीड कम होती है, अगले 1 सेकंड में स्पीड बढ़ती चली जाती है और बढ़ती चली जाती है और बढ़ती चली जाती है अगले 1 सेकंड में। तो पहले 1 सेकंड में डिस्टेंस कम कवर होता है, अगले 1 सेकंड में डिस्टेंस ज़्यादा कवर होता है, उससे अगले 1 सेकंड में और ज़्यादा कवर होता है। यानी कि अगर स्पीड लगातार बढ़े, स्पीड लगातार इंक्रीज हो या फिर डिक्रीज हो, चीज़ है समझ में। चेंज इन वेलोसिटी क्या कहलाएगी, एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी कंटिन्यूसली दिखाई दे रहा है आपको, स्पीड इंक्रीज होती जा रही है, डिस्टेंस ज़्यादा कवर हो रहा है हर 1 सेकंड में, तो वहाँ पे क्या बोला जाएगा, एक्सेलरेशन। वो एक्सेलरेशन किसके कारण है, मैंने तो फोर्स लगाया नहीं उसके ऊपर, वो एक्सेलरेशन अर्थ की ग्रेविटी के कारण है, इसलिए हमने उसको क्या कहा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चीज़ है समझ में। अब देखते हैं उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए, मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है ना, अर्थ, और यहाँ पे इसका सेंटर और ये रेडियस अर्थ की। किसी ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ से छोड़ा 10 मीटर 2 मीटर या जितनी भी हाइट है, इस हाइट से छोड़ा है इसको, और ये नीचे गिरेगी, ठीक है। ये बॉल है जिसका मास क्या है m, और ये अर्थ जिसका मास क्या दिखा दिया हमने, कैपिटल M, ठीक है। जो बॉल है छोटी है उसका मास स्मॉल m और अर्थ का मास क्या दिखा दिया, कैपिटल M। रेडियस ऑफ अर्थ इज कैपिटल R। ये आपको पता है कितनी है ये रेडियस ऑफ अर्थ, 6400 किलोमीटर है भाई, 6400 किलोमीटर, ठीक है। और ये 5 मीटर 10 मीटर से हमने अगर गिराया तो वो क्या रहेगा, नेग्जिबल, हम उसको नेगलेक्ट कर देंगे इस हाइट को, ठीक है ना। रेडियस ऑफ अर्थ को नेगलेक्ट नहीं कर सकते आप, चीज़ है समझ में। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ, इनके बीच जो फोर्स है वो कितना लगेगा, फोर्स लगेगा ग्रेविटेशन के कारण g, मास ऑफ द अर्थ m1 m2, मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ अदर बॉडी, कोई भी बॉडी, बॉल हो सकती है, स्टोन हो सकता है कोई भी, अपॉन r स्क्वायर। r कौन सा लेना है, ये r अर्थ की रेडियस, चीज़ है समझ में। ये जो डिस्टेंस है एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ द अर्थ इज सो स्मॉल, 1 मीटर 2 मीटर 5 मीटर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर भी क्या रहेगा, बहुत छोटा, क्योंकि ये कितनी है, 6400 किलोमीटर। चीज़ आई समझ में, 6400 किलोमीटर है भाई, इसलिए ये क्या रहेगा, नेग्जिबल डिस्टेंस, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। ये इक्वेशन होगी फर्स्ट, ठीक है। अब देखो, एक फॉर्मूला ये हो गया किसके कारण, ग्रेविटेशन के कारण, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और एक फॉर्मूला हम कैसे लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि देखिए इसके ऊपर फोर्स लगा और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स कितना हो सकता है, मास इनटू एक्सेलरेशन से निकाल सकते हैं हम, मास ऑफ द बॉल और जितनी एक्सेलरेशन है। तो ये इक्वेशन होगी सेकंड अपनी। LHS अगर बराबर है तो दोनों साइड से फोर्स बराबर ही रहेंगे भाई, ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हमने निकाला है इस
यूनिवर्सल लॉ के रास्ते से, और ये न्यूटन सेकंड लॉ से निकाला है। तो फोर्स बराबर ही है, LHS बराबर है तो RHS भी क्या होंगी, बराबर। मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू G(m)/r²। ठीक है ना। कंपेयर कर सकते हो आप इसको, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। LHS अगर बराबर तो RHS भी क्या होगी, बराबर होगी। सो मास इनटू एक्सेलरेशन, देखो इस एक्सेलरेशन को क्या लिखा जा सकता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चीज़ है समझ में। ये एक्सेलरेशन किसके कारण है, ग्रेविटी के कारण, इसलिए मैंने A को G से रिप्लेस कर दिया, G(m)/r²। ये m नीचे जाएगा ऐसे तो m से m कट जाएगा, या यहाँ पे काट दो, आपकी मर्जी। सो G की वैल्यू आई G मास ऑफ द अर्थ अपॉन r²। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है भाई, मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द प्लेनेट कह सकते हो आप, और ये क्या है, रेडियस ऑफ दैट प्लेनेट। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए क्या फॉर्मूला आया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ द प्लेनेट अपॉन r²। मतलब G की वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर G की वैल्यू डिपेंड नहीं करती। तो किसके ऊपर डिपेंड करती है, मास ऑफ द प्लेनेट। देखो G की वैल्यू अगर कैलकुलेट करें, हम G की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहें तो हमने रखा G की वैल्यू को 6.67 इंटू 10⁻⁻11, मास ऑफ द अर्थ रखा 6 इंटू 10⁻24 kg। ठीक है, इतना kg है, वैल्यू रख दो। रेडियस ऑफ अर्थ कितनी है, 6400 किलोमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे 6.4 इंटू 10⁻6, और इसका क्या है, स्क्वायर। ठीक है ना, 10⁻6 और इसका क्या है, स्क्वायर। इन सभी को सोल्व करेंगे अगर, देखो 6.4 का भी स्क्वायर करना है आपने, 6.4 का स्क्वायर, और यहाँ पे 10⁻6 और उसकी पावर कितनी है 2, तो यहाँ पे 10⁻पावर कितनी हो जाएगी 12, 10⁻12, और यहाँ पे 6.4 का स्क्वायर आप निकाल सकते हो, 6.4 का स्क्वायर। जब इन वैल्यूज़ को अगर काटोगे आप, वैल्यूज़ को सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी G की 9.8। यूनिट क्या लगेगी, एक्सेलरेशन की जो यूनिट है वही लगेगी, क्योंकि ये भी क्या है, एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये है अपने अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू। चीज़ है समझ में। तो वैल्यू ऑफ G डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द प्लैनेट। कोई भी प्लैनेट है उसके मास के अकॉर्डिंग G की वैल्यू बढ़ेगी, इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। चीज़ है समझ में। आप सोच सकते हो अगर हम मून पे जाते हैं तो मून का मास जो है वो अर्थ के मास के कंपेरेबल बहुत ही कम है, ठीक है ना। तो वहाँ पे G की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। वहाँ पे G की वैल्यू जो है वो 6 गुना कम है। अभी हम प्रूव भी करेंगे उस चीज़ को कि जो G है मून पे G की वैल्यू जो है वो कितने गुना कम रहेगी, 6 टाइम। प्रूव भी करेंगे हम इस चीज़ को। देखो क्या कंक्लूजन निकला, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द प्लैनेट, ठीक है ना। अभी हम क्या कैलकुलेट करेंगे, अभी हम ये कैलकुलेट करेंगे कि मून के ऊपर जो G की वैल्यू है वो 6 टाइम क्या है, कम है, 6 टाइम्स, 6 गुना कम है। यानी कि हम ये कह सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट का वेट अगर अर्थ के ऊपर कितना भी, मान लीजिए 60 kg है, अर्थ के ऊपर 60 kg, तो वहाँ पे वेट जो है वो कितने गुना कम हो जाएगा, 6 गुना कम हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो कितने गुना कम है, 6 गुना कम है। तो ये चीज़ प्रूव करेंगे। देखो हमने क्या प्रूव करना है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 ऑफ इट्स वेट ऑन द अर्थ। हमने क्या प्रूव करना है, किसी ऑब्जेक्ट का वेट
अर्थ के ऊपर जितना है, अर्थ के ऊपर अगर मैंने बताया 60 kg अगर है तो मून के ऊपर 6 गुना कम हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, ओनली 10 kg। चीज़ है समझ में। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 वेट ऑन अर्थ। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हमने ये प्रूव करना है, ठीक है ना। ग्रेविटी की वैल्यू मैंने बता दिया था 6 गुना कम है, इसलिए वेट जो है वो 6 गुना कम हो जाएगा। अभी मास और वेट में मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस है वो समझा देता हूँ। मास और वेट में डिफरेंस समझ में आएगा तभी आप कर पाओगे इस चीज़ को। सबसे पहले हम मास और वेट का डिफरेंस कर लेते हैं। मास एंड वेट ये क्या चीज़ है, मास क्या हो सकता है और वेट क्या हो सकता है। देखिए मास क्या है, मास की डेफिनेशन नोट कर लीजिए, स्क्रीन पे प्रोवाइड हो जाएगी आपको। मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंड इन द बॉडी। किसी बॉडी में जितनी क्वांटिटी है, किसी भी बॉडी में जितनी क्वांटिटी है मैटर की, वो क्या कहलाएगा, उसका मास। फॉर एग्जांपल देखिए ये कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, अगर इसके अंदर जितना मटेरियल है, जितना मैटर है इसमें, वो इसका क्या है, मास, ठीक है ना। तो वेट क्या होता है, तो वेट ये चीज़ होती है, देखिए ये अगर हमने यहाँ पे रखा तो ये कितना दबा रहा है, इस सरफेस को ये कितना दबा रहा है, वो क्या है, वेट। समझ में है ना आपको। मास और वेट में इतना ही डिफरेंस है बस। मास क्या है, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंड इन द बॉडी। मैं हूँ, आप हो, कोई भी चीज़ हमारे लिए, मेरे अंदर जितना मैटर भरा हुआ है, जितना मैटर है मेरे अंदर ब्लड है, मांस है, ठीक है कुछ, और जो भी जितना भी मटेरियल, हड्डियां हैं, वो सारा का सारा मैटर क्या कहलाएगा, मेरा मास। अब मैं अर्थ के ऊपर अगर खड़ा होता हूँ, वेइंग मशीन को मैं कितना दबाता हूँ अर्थ के ऊपर, अर्थ के ऊपर वेइंग मशीन रखी मैंने और उसके ऊपर मैं खड़ा होता हूँ, तो मैं कितना दबाता हूँ उसको, क्योंकि अर्थ मेरे को नीचे की तरफ खींचेगी, ठीक है ना, सेंटर की तरफ खींचेगी अर्थ, तो अर्थ खींचेगी तो उतनी ज़्यादा वो वेइंग मशीन दबेगी। तो मैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर खड़ा होकर उसको कितना दबाता हूँ, वो क्या है, मेरा वेट। बस इतना सा ही। वेट सीधा सीधा समझना है, वेट इज ए फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग के अगर हम कोई ऑब्जेक्ट लटका देते हैं तो स्प्रिंग नीचे की तरफ दबेगा, तो वो उसका क्या कहलाएगा, वेट बन जाता है वो उसका उस टाइम पे। और वेट जो है, वेट किसी ऑब्जेक्ट का 0 हो सकता है भाई। अगर हाँ सोचो, कोई ऑब्जेक्ट अगर ऐसे हवा में तैर रहा है तो वो किसको कितना दबा रहा है, किसी ऑब्जेक्ट को दबा रहा है क्या, नहीं दबा रहा, किसी के ऊपर फोर्स ही नहीं लगा रहा है। तो मैंने पहले बता दिया था, वेट इज द डाउनवर्ड डायरेक्शन का फोर्स, वेट इज द फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, वेट इज द फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। हाँ, अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जितना फोर्स लगे वो वेट है भाई, ठीक है। और मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट मैंने इतनी ऊपर रख दिया, ठीक है, और नीचे वेइंग मशीन रख दी, क्या कितना वेट दिखाएगी, 0। इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे रखा और नीचे वेइंग मशीन है बहुत ज़्यादा दूर, और ये ऐसे है, बताओ मशीन कितना वेट दिखाएगी, दिखाएगी नहीं, वेट कितना, 0। जब मैं इसको उसके ऊपर रखूँगा तभी तो वो दबेगी और उसमें रीडिंग आएगी 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, जो भी है चीज़ आई समझ में। तो मास और वेट में ये इतना ही डिफरेंस है, ठीक है ना। और जो डिफरेंस है मास और वेट में वो आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, स्क्रीन पे से आप पॉज करके उतार सकते हो डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। और मैं बता भी दूँ आपको कि मास जो है किसी बॉडी का 0 नहीं हो सकता, मास कैन नेवर बी 0, मास कभी भी 0 नहीं हो सकता, समझ में है ना। इसके अंदर जो मास है, मटेरियल है, वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। और वेट कैन बी 0, वेट 0 हो सकता है, क्योंकि आप किसी सरफेस को जितना ज़्यादा दबाओगे उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा, उतना ज़्यादा क्या कहलाएगा, आपका वेट ज़्यादा है, बस, ठीक है ना। तो अगर हम मून के ऊपर जाते हैं तो हमारा मास जो है वो चेंज नहीं होता, मास कभी भी चेंज नहीं होगा, जितना मास है उतना ही हमारे अंदर। हम उसकी सरफेस को कम अगर दबाएंगे, वो हमारे को कम खींचेगा अपनी तरफ, तो हम कम ही फोर्स लगा पाएंगे, डाउनवर्ड फोर्स, तो वो क्या है, वेट। वैसे फॉर्मूला क्या रहेगा वेट के लिए, वेट इज ए डाउनवर्ड फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन,
देखो वेट इज ए फोर्स, हमारे को पता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो वेट का फॉर्मूला क्या हुआ, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन है मास इंटू एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन किसके कारण, ग्रेविटी के कारण, तो हमने क्या कहा मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वेट अगर आप निकालना चाहते हो तो वेट का जो यूनिट है, वेट का यूनिट बताता हूँ, वेट का यूनिट क्या रहेगा, न्यूटन। आप केजी में बताते हो वो गलत है, ठीक है ना। वेट इज ए फोर्स, फोर्स का यूनिट है वही यूनिट किसका रहेगा, वेट का रहेगा। तो वेट अगर निकालना चाहते हो जहाँ पे जी की वैल्यू 6 टाइम्स कम होती है, अर्थ पे जितनी वैल्यू होती है जी की 9.8 पता है हमारे को, अगर उसका 6 गुना कम वैल्यू डिक्रीज कर जाती है तो वेट भी कितना हो जाएगा भाई, 1/6 होना है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। चीज़ आई समझ में, आई क्या समझ में, ठीक है, थैंक यू। सो ये है डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। फिर से करवा देता हूँ, मास आपको प्रोवाइड हो जाएगी, आपको जो डिफरेंस है वो स्क्रीन पे प्रोवाइड करवाऊंगा मैं, ठीक है। सो पहला जो पॉइंट है वो क्या है, मास इज द मैटर कंटेंट इन द बॉडी, और वेट क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन का फोर्स, ठीक है ना। और मास जो है वो कैसी क्वांटिटी है, मास स्केलर क्वांटिटी है भाई, और वेट क्या है, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन है, डायरेक्शन है तो वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। मास कैन नेवर बी जीरो, वेट कैन बी जीरो, ठीक है। ये इनमें डिफरेंस है। अब हमने क्या प्रूव करना है, हमने ये प्रूव करना है कि वेट ऑन मून, वेट ऑन मून क्या रहेगा, 1/6 वेट ऑफ अर्थ। मान लीजिए अर्थ पे किसी आदमी का वेट जो है 60 kg, तो उसका 1/6 हो जाएगा कहाँ पे, मून पे। मून पे जो वेट होगा वो अर्थ के वेट का कितना होगा, 1/6। यही तो प्रूव करना है, वेट ऑन मून इज इक्वल टू 10 kg। बस ये प्रूव करेंगे हम अभी। देखो देखो कैसे प्रूव करेंगे, हमारे को पता है वेट ऑन मून, देखो ये रहा मून, मून के ऊपर अगर हम जाते हैं, ठीक है, तो मून हमारे ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, हमारे को पता है वो फोर्स लगाएगा, कितना फोर्स लगाएगा उसकी ग्रेविटी के कारण, जी मास m1, मास ऑफ द मून, ठीक है ना, मास ऑफ द मून, m2 मेरा मास m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। r आप कैपिटल ले लो कोई दिक्कत नहीं, r स्क्वायर, ठीक है। अब देखो वो जो फोर्स है, फोर्स वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए हमने उसको क्या कह दिया, वेट ऑन मून। अब देखो ये हटा दो, वेट ऑन मून का क्या फॉर्मूला है आपके पास, वेट ऑन मून का फॉर्मूला है जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, मास ऑफ द मून, मास ऑफ द मैन, आदमी का, किसी ऑब्जेक्ट का मास। अब देखो अर्थ के ऊपर अगर कोई आदमी है, ये रहा अर्थ, ठीक है, अर्थ के ऊपर कोई आदमी है यहाँ पे, तो कितनी वैल्यू से खींचेगा, तो वैल्यू निकाल सकते हो, वेट ऑन अर्थ, वही चीज़ फोर्स निकाल सकते हो ना आप, जी मास ऑफ अर्थ, ठीक है। मास ऑफ अर्थ को आप ऐसे डिनोट कर सकते हो, ठीक है, मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट अपॉन आर स्क्वायर। अब एक चीज़ याद रखनी है कि जो अर्थ का मास है वो मून के मास से कितने गुना ज़्यादा है, 100 टाइम्स, 100 टाइम्स ज़्यादा है भाई, ठीक है, जी इंटू 100। और जो रेडियस है अर्थ की, अर्थ के केस में निकाल रहे हैं, रेडियस कितने गुना ज़्यादा है, 4 टाइम्स, तो 4 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। सो इक्वेशन क्या आ जाएगी, वेट ऑन अर्थ जी 100 m इंटू m अपॉन 16 r स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो वेट ऑन अर्थ जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ऐसे आ गया ना। अब ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन क्या होगी, सेकंड। अब देखो डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, तो फर्स्ट को हमने डिवाइड किया सेकंड से, कर दिया भाई डिवाइड, डिवाइड करने पे क्या आएगा, जी 100 m इंटू m अपॉन 16 r स्क्वायर,
और इसको रफ कर देते हैं एक बार। देखो डिवाइड किया हमने, तो ये पलट के ऊपर चला जाएगा, ये जो चीज़ है ये पलट के ऊपर चली जाएगी। वेट ऑन मून, वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू जी एम इंटू एम अपॉन आर स्क्वेयर, और ये चीज़ पलट के ऊपर चली जाएगी 16 आर स्क्वेयर अपॉन क्या आएगा नीचे जी 100 एम और नीचे क्या है एम। देखो ये सारी चीज़ पलट के ऊपर चली जाएगी। अब देखो एम से एम कट गया, स्मॉल एम से स्मॉल एम कट गया, आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर कैंसिल, ठीक है ना। वेट ऑन मून, वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू क्या क्या रह गया, इस जी से जी भी कैंसिल है, ठीक है ना। नीचे क्या बचा, ऊपर बचा 16 और नीचे क्या बचा 100, ठीक है। इससे इसको डिवाइड करें क्या आएगा, 16 6 जा 96, 16 6 जा 96। पूरा पूरा डिवाइड नहीं करना है हमारे को पता है कि 96 4 तो बच गया, उसको बचा रहने दो, पॉइंटों में नहीं निकालना हमने, ठीक है ना। तो वेट ऑन मून, वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू 16। अब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, मैं इधर इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाता है, वेट ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 वेट ऑन अर्थ, 1/6 वेट ऑन अर्थ, ठीक है ना। हेंस प्रूव कर दिया, ठीक है। यही तो प्रूव करना था, ठीक है। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने पढ़ लिया। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक बार देखो इसमें एक चीज़ है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू अर्थ के ऊपर हर जगह एक जैसी नहीं है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, वेरिएबल। तो इसको क्या पढ़ सकते हैं हम, इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है ना। वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेरिएशन वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में वेरिएशन कैसे है अगर आप पूछोगे तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए जी की वैल्यू अपनी क्या आई थी फॉर्मूले में, जी की वैल्यू थी, फॉर्मूला था जी एम अपॉन आर स्क्वेयर। वैल्यू ऑफ जी डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द प्लेनेट एंड रेडियस ऑफ द प्लेनेट। अब क्या देखा गया कि अर्थ की रेडियस जो है वो हर जगह एक जैसी नहीं है भाई। अर्थ इज नॉट ए परफेक्ट स्फीयर, अर्थ एक फुटबॉल जैसा परफेक्ट स्फीयर नहीं है। तो क्या है, थोड़ा सा जो पोल पे, ये नॉर्थ पोल है इसका और ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल मान ले और ये साउथ पोल मान ले, पोल्स पे ये थोड़ी सी ऐसे चपटी हुई है, परफेक्ट स्फीयर नहीं है। अभी आपको पता है ये है इसका सेंटर, तो इसकी ये रेडियस सेंटर से और इधर वाली ये रेडियस आपको पता है। तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे ज़्यादा होगी, जहाँ पे आर छोटा, तो आर की वैल्यू छोटी यहाँ पे वैल्यू क्या है ज़्यादा। चीज़ है समझ में, इधर ये वैल्यू भी क्या है ज़्यादा। आप सोच सकते हैं इसके बारे में तो कि पोल्स पे, नॉर्थ और साउथ पोल्स पे रेडियस जो है, रेडियस कम है यहाँ पे, सेंटर से जो रेडियस है वो क्या है कम। अगर इसकी वैल्यू कम रहेगी तो जी की वैल्यू क्या आएगी ज़्यादा। तो मैक्सिमम ग्रेविटी कहाँ पे है, मैक्सिमम ग्रेविटी की वैल्यू जो 9.8 है ना, ये पोल्स के लिए है भाई, पोल्स के लिए मैक्सिमम ग्रेविटी की वैल्यू यहाँ पे रहेगी। और जो ये जो लाइन है, ये लाइन ऐसे हम ऐसे बनाएं तो ये इक्वेटर बोला जाता है, ये इक्वेटर है भाई, इक्वेटोरियल लाइन, ये इक्वेटर है भाई, ठीक है ना। तो इक्वेटर पे जी की वैल्यू क्या मानी जाती है, कम। इक्वेटर आपको पता है, पढ़ते हो, ये इक्वेटर और ये क्या है पोल्स। पोल्स पे ग्रेविटी की वैल्यू क्या रहेगी मैक्सिमम, और इक्वेटर पे वैल्यू क्या रहेगी मिनिमम। इक्वेटर कहीं का भी हो ऐसे चारों तरफ अर्थ के इक्वेटर,
और पोल्स पे ऐसे, मतलब पोल्स ऐसा, तो चारों तरफ वैल्यू क्या रहेगी, ऐसे ऐसे एक जैसी, ठीक है ना। तो पोल्स पे मैक्सिमम और इक्वेटर पे मिनिमम वैल्यू ऑफ ग्रेविटी। अब जो जो इक्वेशंस हमने पढ़ी हैं मोशन की, फर्स्ट इक्वेशन अपनी क्या है, इक्वेशन देख लेते हैं एक बार, इक्वेशंस ऑफ मोशन। अपनी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। थर्ड इक्वेशन क्या है, v स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ए एस। देखो अभी इस केस में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करने हमने, जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वो इन्हीं इक्वेशंस को थोड़ा सा बदल देंगे, बस इन्हीं इक्वेशंस की हेल्प से हम न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। v u a, अब ये जो एक्सेलरेशन है ये किसके कारण हो जाएगी, अर्थ के ऊपर मैंने किसी बॉल को छोड़ा, तो अब एक्सेलरेशन किसके कारण है, ग्रेविटी के कारण। ये थोड़ी थोड़ी चेंज हो जाएंगी बस। v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, ठीक है। s क्या है, ये जो डिस्टेंस ऐसे कवर करती है बॉडी, तो ये भी तो डिस्टेंस है वर्टिकल, वर्टिकल डायरेक्शन का डिस्टेंस क्या कह दिया हमने, हाइट। h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए की जगह जी टी स्क्वेयर, हाफ जी टी स्क्वेयर, ठीक है। अब देखो थर्ड इक्वेशन क्या है, v स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस ट्वाइस जी एच। बस तीनों इक्वेशन थोड़ी थोड़ी चेंज कर दी बस, ठीक है ना। तो जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सेपरेट वीडियो बना देंगे, उनके ऊपर सेपरेट वीडियो में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करवाएंगे, ठीक है ना। अब इसमें थोड़ा सा एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक बच रहा है अपना, थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट एंड प्रेशर को हम सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।